स्फीयर में लास्ट न्यूमेरिकल लिमिटिंग पॉइंट का करवाए हुए थे। ठीक, अगली हेडिंग डाल देना, टचिंग ऑफ स्फीयर बाई अ प्लेन, टचिंग ऑफ स्फीयर बाई अ प्लेन, किसी प्लेन के द्वारा स्फीयर को टच करना। ठीक, इसमें समझो चीज़ों को, जैसे कोई स्फीयर दिया गया है, ठीक, ये स्फीयर है और एक प्लेन इसको टच करता हुआ जाता है, ये प्लेन है जो इसे टच करता हुआ जा रहा है। ठीक, अब ये स्फीयर का सेंटर है। हम कहेंगे कि कोई दिया गया प्लेन अगर स्फीयर को टच करता है तो उस दौरान स्फीयर की जो रेडियस होगी, ठीक, या दूसरी भाषा में कहें तो सेंटर से प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ और स्फीयर की रेडियस दोनों आपस में कैसी होंगी, एक बराबर होंगी। वापस सुनना, एक स्फीयर दिया गया है, इस स्फीयर को एक प्लेन टच करता हुआ जाता है, किसी भी पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है, जैसे हम कह दें स्फीयर के टच करता हुआ प्लेन ये जा रहा है। ठीक, तो किसी भी किस्से में जब ऐसी कंडीशन हो रही है तो कैसे टच करता है ये किस हिसाब से पता करेंगे। पता करने का एक ही रास्ता है कि सेंटर से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और जैसे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो जो परपेंडिकुलर की लेंथ आएगी वो और स्फीयर की रेडियस आर, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब प्लेन स्फीयर को टच करता हुआ जाता है। अगली बात सुनना, जैसे आपकी बार प्लेन इसको टच नहीं कर रहा बल्कि कहीं दूर से निकल गया, तो उस दौरान जिस दिन इस सेंटर से इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जाएगा तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो स्फीयर की रेडियस से बड़ी बैठेगी, तो उस दौरान ये दिया गया प्लेन स्फीयर को टच नहीं कर रहा है। ठीक, वापस सुना, हाँ ये याद रखना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर खींचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर की थ्योरी को हटाया जाए, हमको पता है कि दो लोगों के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब जैसे ये वाला हिस्सा ये स्फीयर को टच तो नहीं कर रहा है, अब ऐसे केस में अगर तुम यहाँ पर आ रहे हो, इस तरीके की लाइन कोई खींच रहे हो, तो ये लाइन तो निश्चित तौर पर स्फीयर से बड़ी, रेडियस से बड़ी होगी ही होगी। इसीलिए टचिंग पॉइंट का अगर पता करना है, ठीक, तो यही काम करना पड़ेगा, सेंटर से प्लेन पर परपेंडिकुलर डालो, अगर परपेंडिकुलर की जो लेंथ आ रही है वो लेंथ और स्फीयर की रेडियस दोनों आपस में बराबर हैं तो प्लेन स्फीयर को टच करता है, और ये जहां पर आकर के मिलता है इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो प्लेन पर भी लाई करेगा और स्फीयर के बाहरी वाले हिस्से पर भी लाई करेगा, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। चल लिखते हैं इस बात को, फिगर बना लेंगे छोटा सा, ये स्फीयर है, ठीक, और प्लेन हम ऐसे सीधा निकाल दे रहे हैं बगल से ही, ये प्लेन है, स्फीयर के सेंटर से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सेंटर को कैपिटल सी से नाम देते हैं, चूंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर का इक्वेशन कह दे रहे हैं यस बराबर 0, ये लाइन प्लेन है तो प्लेन को हम कह दे रहे हैं P इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर आकर के ये जहाँ पर टच कर रहा है इस पॉइंट को कहा जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, और ये रेडियस है स्मॉल r। ठीक, बना लो फिगर फटाफट। एक स्फीयर है यस बराबर 0, स्फीयर को एक प्लेन टच करता हुआ जा रहा है, प्लेन का समीकरण है P बराबर 0। ठीक, अगर ये टच करता हुआ जा रहा है तो सेंटर से प्लेन पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ और स्फीयर की रेडियस दोनों आपस में एक बराबर होती हैं, और ये पॉइंट जहां मिल रहा है ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर स्फीयर का भी पॉइंट होता है और प्लेन का भी पॉइंट होता है, लिखना इसके बारे में। अब प्लेन P बराबर 0, अब प्लेन P बराबर 0 टचेस अ स्फीयर S बराबर 0 इफ, यदि कोई दिया गया प्लेन P बराबर 0 किसी दिए गए स्फीयर S बराबर 0 को टच करता है, छू के जाता है, इफ अगर डिस्टेंस ऑफ कैपिटल C फ्रॉम द प्लेन, कैपिटल C का मतलब सेंटर की प्लेन से जो दूरी है, इफ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल C फ्रॉम द प्लेन
फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ठीक। और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिस पॉइंट पर वो टच में आ रहा है उसके, वो पॉइंट आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा जाता है। लिखना द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is the foot of perpendicular from capital C to the plane ठीक। लिखो फटाफट। अगली हेडिंग डाल देना, टचिंग ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर का एक दूसरे को टच करना। हेडिंग है टचिंग ऑफ टू स्फीयर्स। टचिंग ऑफ टू स्फीयर्स, सुनो, दो स्फीयर एक दूसरे को टच करते हैं तो टच करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे एक बॉल बाहर है और अगली बॉल को इसी से सटा करके रख दिया गया, दूसरी बॉल जिससे टच कर रही है। अब गौर करो, ये दोनों की दोनों बॉलें इस एक जगह पर, ये दोनों स्फीयर कांटेक्ट में आ रहे हैं, ठीक। तो अगर हम पहले स्फीयर के सेंटर को C1 कह दें और दूसरे स्फीयर के सेंटर को C2 कह दें, तो ये तो पहला तरीका होता है दो स्फीयर के एक दूसरे को टच करने का। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है, जैसे एक बड़ी बॉल रखी गई है और उसके अंदर में एक छोटी सी गोली को डाल दिया गया है, ये कोई छोटी बॉल उसके अंदर में डाल दी गई है। एक बार दोनों गोले बाहरी तौर पर एक दूसरे को टच करते हैं और इस हिस्से में बड़े गोले के अंदर में छोटे गोले को डाल दिया गया है, तो अब यहाँ पर ये दोनों गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये होता है एक्सटर्नल टचिंग ऑफ टू स्फीयर और ये होता है इंटरनल टचिंग। यहाँ कहा जाएगा दीज टू स्फीयर्स टचेज ईच अदर, दीज टू स्फीयर्स, ये दो के दोनों स्फीयर्स टचेज छूते हैं, ईच अदर एक दूसरे को, एक्सटर्नली बाहरी तौर पर। यहाँ कहा जाएगा दीज टू स्फीयर्स टचेज ईच अदर इंटरनली या इंटरनल तौर पर, ठीक। अब कंडीशंस देखो दोनों की, दोनों साइड बाई साइड रखे हुए हैं। अगर हम इस पहले वाले सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यानी ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, कांटेक्ट का मतलब ये पहले वाले स्फीयर पर भी होगा, दूसरे पर भी होगा, मतलब ये कॉमन पॉइंट है। तो अगर इस सेंटर C1 से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करें तो हमको पता है ये मेरे पहले गोले की रेडियस R1 होगी, और अगर C2 से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करें तो ये दूसरे वाले गोले की रेडियस R2 है। अब साफ तौर पर दिख रहा है कि दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, D। हम कहेंगे कि दोनों गोले बाहरी तौर पर एक दूसरे को टच करेंगे अगर इनके सेंटर के बीच की दूरी D बराबर होती है डिस्टेंस बिटवीन, या सॉरी डिस्टेंस कह रहे हैं, सेंटर के बीच की दूरी बराबर होती है पहले गोले की रेडियस R1 प्लस दूसरे गोले की रेडियस R2। अगर सेंटर के बीच की डिस्टेंस दोनों रेडियाई के सम के बराबर है तो दोनों स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे। इनका केस देखो क्या होता है, ये पहले गोले के लिए सेंटर है, ये दूसरे गोले के लिए सेंटर है। हम पहले गोले के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये पहली वाली रेडियस हो गई R1, ये पूरी, ठीक। अच्छा, ये दूसरे वाले गोले के सेंटर C2 से, ये सेंटर C1 है, सेंटर C2 से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस है ये दूसरे गोले की रेडियस है R2। अब गौर करो सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, सेंटर के बीच की दूरी तो यही इतना हिस्सा लगा, तो जितना हिस्सा C1 से C2 तक सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर हमको ये चाहिए तो हम इस पूरी बड़ी वाली दूरी में से इतना हिस्सा काट करके निकाल दें, हमको ये मिल जाएगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई, यानी कि हियर D इज इक्वल टू R1 बड़ी वाली रेडियस माइनस R2 छोटी वाली रेडियस। अगर ये होता है
तो कहा जाएगा दोनों स्फीयर एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। और ये होता है कि रेडियस के जोड़ के बराबर बैठ रही है डिस्टेंस, तब कहा जाएगा दोनों गोले एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। ठीक, ये फिगर बना लो पहला वाला। पहला फिगर बना लो और इसे पहला पॉइंट कह दो, ये एक्सटर्नल टचिंग बताने चल रहे हैं। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को देखना, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये सेंटर को मिलाने वाली लाइन में कहीं पर बैठा हुआ है, अंदर में ही बैठा है। ठीक, तो C1 से C2 के अंदर में बैठा है, इसलिए ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट इस पूरी लाइन C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करेगा। किस रेशियो में? R1 रेशियो R2 में। अगर हमको हिंदी सही से याद है तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन दो होते थे, जो हम लोग उधर 9th इंटर में पढ़ते थे। ठीक, तो वहाँ पर कहा जाता था अगर कोई लाइन सेगमेंट ए बी है और यहाँ बाहर कोई पॉइंट मौजूद है, बाहर मौजूद पॉइंट इस लाइन को किसी रेशियो में बांटता है, तो ये एक्सटर्नल डिवीजन होता था। और अगर ए बी के बीच में ही बैठा हुआ है तो ये इंटरनल डिवीजन होता था। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं कि दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड C1 C2 इंटरनली इन द रेशियो R1 रेशियो R2। चलो लिखते हैं इस बारे को। लिखना, टू स्फीयर टच ईच अदर externally दो गोले एक दूसरे को बाहरी तौर पर टच करते हैं इफ, यदि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू, बराबर होती है, ये डिस्टेंस d बराबर होती है उनके रेडियाई के सम के, इज इक्वल टू ठीक, सम ऑफ देयर रेडियाई, ये होता है इंटरनल डिवीजन। अच्छा, फिगर हम मिटा दे रहे हैं, उम्मीद करें फिगर बन गया होगा, इसी में लिखना। ठीक, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक इज अ पॉइंट, the point of contact is a point which divide the line, which divided the line कर सकते हैं, which divided the line C1 C2 internally in the ratio R1 रेशियो R2। एक चीज़ गौर करो, जब स्फीयर बाहरी तौर पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बाहरी तौर पर, तब ये पॉइंट जो आ रहा है ये बीच में बैठ रहा है, इसलिए इंटरनल डिवीजन है। यानी स्फीयर एक्सटर्नल टच करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इंटरनली डिवाइड करता है। और इस किस्से में देखो, इस किस्से में क्या होता है, अब की ये लाइन आई, ठीक, ये मान लो यहाँ सेंटर होता तो ये पहले का सेंटर, ये दूसरे का सेंटर, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सेंटर C1 और C2 के भी बाहर बैठा है। तो जब इंटरनली टच कर रहे हैं तो ये पॉइंट इनको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, C1 C2 को, ये अंतर आता है। सेकेंड पॉइंट इंटरनल टचिंग पर लिखा जाएगा। दूसरा पॉइंट इसी में लिखना और फिगर ये बना लेना। ये पहला वाला स्फीयर है और इसके अंदर में एक छोटा सा ये वाला स्फीयर है, ठीक, ये सेंटर मान रहे हैं।
ये डिस्टेंस आई, ये दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर है, ये C1 है, ये C2 है, तो साफ पता है ये दूरी R1 होगी, ये R1 है, और ये वाली डिस्टेंस थोड़ी छोटी बन रही है, ये R2 है। ठीक, अच्छा, अब सेंटर के बीच की दूरी यही इतनी है, इतनी, तो ये डिस्टेंस अगर चाहिए तो बड़ी डिस्टेंस में से छोटी डिस्टेंस को निकाल दिया जाए। तो इसके लिए लिखना टू स्फीयर्स टच ईच अदर, टचेस ईच अदर internally, touches each other internally if, यदि distance between the centers, अगर उनके केंद्रों के बीच की जो दूरी आई, सेंटर्स के बीच की दूरी, ठीक, इज इक्वल टू, बराबर होती है, इज इक्वल टू डिफरेंसेस ऑफ देयर रेडियाई, डिफरेंसेस ऑफ देयर रेडियाई। ठीक, ये हो गया दो स्फीयर का एक दूसरे को इंटरनली और एक्सटर्नली टच करना। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये वाला, ये इस C1 C2 लाइन को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, इसे भी लिख देना, इसी में हम तो सुधार कर ले रहे हैं। द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन C1 C2, और इसको हम कर दे रहे हैं एक्सटर्नली, बस तुम लोग आगे यही बात बैठा देना, एक्सटर्नली, नोट करो अब फटाफट। तुरंत इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने चल रहे हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, वो सफिशिएंट है इसके लिए, बाकी के न्यूमेरिकल बिल्कुल उसी तरीके के मिलेंगे तुम लोगों को किताब में। और अलजेब्रा के लिए हम तुम लोगों के लिए सोच रहे हैं, अलजेब्रा के लिए हम बाकायदा फिर से वापस, चूँकि अब ऑफलाइन मोड की क्लासेस तो मिलनी नहीं है, तो इसीलिए अलजेब्रा हम सब के लिए, मतलब तुम लोगों के साथ में भी जितने भी लोग होंगे उनको भी तुम लोग इसके लिंक दे सकते हो। अलजेब्रा हम पूरा डीपली पढ़ाने चल रहे हैं, एक तरफ से उठाएंगे पहले चैप्टर से और आखिरी तक अलजेब्रा डीपली, लंबे लंबे लेक्चर होंगे, ठीक, समझ में आएगा। अलजेब्रा वहाँ पर जितना सिखाएंगे उतना तो शायद रेगुलर चलती हुई क्लास में भी नहीं सिखाया जा सकता था। अब अलजेब्रा हम पूरी तरह से ब्रॉड सेक्शन पे सिखाने आ रहे हैं, क्योंकि आखिरी में काम तो यही प्योर के ही पोर्शन देते हैं, ज्योमेट्री वगैरह सब छूट जाएगी, ये सब कहीं साथ लेके जाने वाले नहीं। ये तो उसमें से ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, सारी मोह माया प्रॉब्लम। लिखना शो दैट द स्फीयर्स दिए गए हैं। पहला स्फीयर दिया गया है S1 पहला स्फीयर है x² + y² + z² इज इक्वल टू 25, बड़ा स्टैंडर्ड स्फीयर है ये। दूसरा वाला दिया गया है S2, ये दिया गया है x² + y² + z² -24x -40y, ठीक, -18z + 225 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा स्फीयर दिया गया है, ठीक। कह रहे हैं आप ये दिखाइए, शो दैट द स्फीयर्स S1 एंड S2 टच एक्सटर्नली, एक बात, ठीक, इसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी शामिल कर ले रहे हैं, कैसे वो निकाला जाएगा। एंड फाइंड, और प्राप्त कीजिए, एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट
द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कुछ नहीं पता कि अभी ये क्या, हाँ चूंकि ये कह रहे हैं इसलिए। अगर जैसे इस वर्डिंग को छिपा लेते तो ये भी पूछा जा सकता है तो दोनों स्फीयर एक दूसरे को कैसा टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली या इंटरनली, लेकिन इसको छिपा लेते तब। अभी आज तो साफ हो गया है, दोनों स्फीयर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पहला स्फीयर S1, दूसरा स्फीयर S2। हमें ये साबित करना है कि दोनों स्फीयर एक दूसरे को बाहरी तौर पर टच करेंगे, एक बात, और जिस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को टच करेंगे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। फिगर देख लेते हैं। सबसे पहले जो पहला स्फीयर दिया गया, पहले स्फीयर पर निगाह डालो तो पहला स्फीयर है x² + y² + z² इज इक्वल टू, ये था 25 को लिख सकते हैं 5²। मतलब ये तो दिखने में है x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। एक ऐसा स्फीयर जिसकी रेडियस r है और जिसका सेंटर 0 0 0 है। ये कुछ ऐसा सेंटर 0 0 0 और रेडियस 5, ये स्फीयर। ठीक, ये पहला स्फीयर है, ये हमारा है S1 = 0। दूसरा जो स्फीयर है वो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कहीं भी खींच ले रहे हैं, चूंकि अब तो दिखाना ही है एक्सटर्नली, तो जब एक्सटर्नली ही दिखाना है तो ये यहाँ पर टच करा दे रहे हैं। ये दूसरा स्फीयर हम मान लेते हैं, ये है S2 = 0 और ये दोनों इस पॉइंट पर यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब दिमाग चलाओ, इसका अगर सेंटर कहें C1 तो इसका सेंटर है 0 0 0। इसका सेंटर अभी हम निकाल लेंगे, जब स्फीयर का इक्वेशन दिया गया तो सेंटर निकालने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, इसकी रेडियस अपने को पता है, मेरे इस पहले वाले के लिए रेडियस बड़ा हल्का काम कर दिए हैं। अगर ये दोनों नॉन स्टैंडर्ड दे देता ना तो इसका अलग से रेडियस निकालते, इसका अलग से निकालते, ड्रामेबाजी होती। तो इसका हो गया 5, ये हो गया। इसकी रेडियस अभी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन मार्क वाली रेडियस है ये। अच्छा, इसके सेंटर हमको पता है, इसका सेंटर है 0 0 और 0, ये हो गया है। इसके सेंटर अभी निकाल लेते हैं, इसके सेंटर अभी क्वेश्चन मार्क पे हैं, इसकी रेडियस सेंटर दोनों क्वेश्चन मार्क है। ठीक, एक बार इसका सेंटर पता चल जाए तो इससे ओरिजिन की डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस आ जाएगी। ये रेडियस पता है, इसकी रेडियस निकाल लेते हैं। अगर इन दोनों का जोड़ इस डिस्टेंस के बराबर आता है तो इसका मतलब तय हो गया कि ये लोग एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं लिखना। सॉल्यूशन, पहला स्फीयर S1 = x² + y² + z² = 0। तुरंत यहीं पर लिख देना सेंटर C1 इज इक्विवेलेंट टू, इसका सेंटर है 0 0 0। तुरंत इसकी रेडियस भी लिख देते हैं, रेडियस R1 इज इक्वल टू 5, साफ सुथरी रेडियस। अरे ये कहाँ से लिख दिए, 5²। ठीक, S2 की बात करते हैं। आओ, S2 इज इक्विवेलेंट टू, S2 जो हमको दिया गया है इसके बारे में देखते हैं। ठीक, S2 हमको दिया गया है x² + y² + z²। ठीक, -24x -40y -18z और +225 बराबर 0। चलो सेंटर की बात करते हैं। सेंटर C2 इज इक्विवेलेंट टू, याद है -u -v -w। u कौन है, u x के कोफिशिएंट का आधा, x का कोफिशिएंट कितना है -24, इसका आधा -12 और यहाँ पर -u होता है तो +12 कमा। y के कोफिशिएंट का आधा, y का कोफिशिएंट -40, इसका आधा -20, यहाँ नेगेटिव के साथ +20। अच्छा, z वाले में आओ, इसका आधा -9, माइनस के साथ +9, ये आया। ठीक, अच्छा अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, कोई कंफ्यूज ना हो, ये फिगर हम ऐसे रफली बना दिए थे, ये फिगर रफली बनाए थे। अदरवाइज ना इसको देखो तो ये स्पेस का पॉइंट है और स्पेस में भी किसमें
पहले हिस्से का, जहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। ठीक, तो जब ये इस हिस्से का 4 होते थे तो क्वाड्रेंट होता था, इधर क्या होगा, ऑक्टेंट होगा। तो ऑक्टेंट में ये पहले वाले ऑक्टेंट का हिस्सा है। ठीक, 12 20 9 फर्स्ट में आएगा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। तो ये स्फीयर यहाँ हवा में कहीं लटका होगा और इसको टच कर रहा होगा। चलो शुरुआत करते हैं इसकी रेडियस निकालने की। हाँ, रेडियस पे बात करें, रेडियस R2 इज इक्वल टू, ठीक, अंडर रूट, अगर याद हो तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी होता था। तो u स्क्वायर 12 बराबर में 144 प्लस u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 20, यानी कि इसका कितना हो गया 400, इधर हुआ 9 9 81 81, ठीक है, और माइनस डी यानी कि माइनस 225। चलो देखते हैं कितना आता है। 144 और 81, 4 1 5, ठीक है, 8 4 12 की 2, यहाँ से लगी 1, अच्छा, और यहाँ से 1 1 2, 225 ही आया। तो 144 81 225 ये आपस में कैंसिल आउट हुए, बचा सिर्फ 400। 400 का अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 20। इसका मतलब इसके लिए रेडियस आ गई, दिस इज इक्वल टू 20। अब वो सेंटर के बीच की दूरी निकालते हैं, C1 C2। नाउ C1 C2 सेंटर के बीच की दूरी, सेंटर अब तो पता चल गया ना, अब तो इधर लिख ही सकते हैं। सेंटर है 12, ठीक है, 20 और कितना 9। चलो सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। अंडर रूट 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये सब है अंडर रूट की दुनिया के अंदर। ठीक, 12 बराबर में 144, 20 में 400, 9 9 81, यानी इन्हीं तीनों को ऐड कर देना है। तो देखो 144 और 81, अभी अभी 225 आया था, 225 और 400 यानी 625, 25 25 में 625, मतलब ये दूरी आ रही है 25। हालांकि कैलकुलेट नहीं करना था, चूंकि खुद ही कह रहे हैं ना, दिखाइए एक्सटर्नली करेगा ही करेगा, तो हम तो जान ही रहे R1 प्लस R2 बराबर D आना है, तो यहीं से 20 5 25 सीधे लिख सकते थे। अब आज देखो D अपना आ रहा है 25, R1 कितना 20, R2 कितना 5, तो 20 धन 5 25, और उधर का D भी 25। इसका मतलब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं D, लिखते हैं ना हियर। Here D is equal to R1 plus R2 implies that sphere touches each other externally, touches each other externally। एक काम हो गया। अब मेरा दूसरा काम है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। ये भी बहुत सिंपल सा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो, जरा रेडियस पे बात करो। अच्छा ये पहले लिख लो तब हम आगे बोले, हम थोड़ी देर रुकते हैं इस पे। उम्मीद करें तुम लोग वीडियो रोक करके इसको लिख चुके होगे। ठीक, अब हम चल रहे हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की तरफ। चलो इसी फिगर की तरफ आओ। एक चीज़ गौर करो, ये रेडियस 5 है और इसकी रेडियस अब हम निकाल चुके हैं, इसकी रेडियस कितनी है 20, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ध्यान देना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए हम इसके कोऑर्डिनेट मान रहे हैं। कोऑर्डिनेट इसका हो रहा है x y z या x डैश y डैश z डैश, खैर x y z मान लें, जनरल कोऑर्डिनेट है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सेंटर C1 और C2 के बीच में है।
बीच में मतलब सेंटर C1 C2 वाली जो लाइन है इसी पर मौजूद है। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन C1 C2 को इंटरनली डिवाइड करता है। तो इंटरनली अगर डिवाइड करता है तो हम जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट XYZ हमको पता है। और इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड करता है? इंटरनली ये 5:20 पर डिवाइड करता है। लिख रहे हैं इसी बात को, लिखना। हालांकि इसको अलग करने के लिए ना तुम लोग X बार, Y बार, Z बार, X डैश, Y डैश, Z डैश कुछ भी मान सकते हो, चाहे जो लिखना। लेट, इस पॉइंट को कोई नाम दे दे, इस पॉइंट को कैपिटल P कह देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक। P फॉर पॉइंट। लेट कैपिटल P X बार, Y बार, Z बार, ठीक, बी द पॉइंट, बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, be the point of contact, then capital P is, अब ये फिगर में अपना लिख लेना, then capital P is the point, P वो पॉइंट है, capital P is the point which divides, जो बांटता है, which divides the line C1 C2, the line C1 C2 internally, ठीक, in the ratio और रेशियो कितना है? 5 रेशियो, या अभी हम R1:R2 लिख दें, R1:R2, ठीक। और दोनों हमको पता ही है कि R1 कितना है, अब यहीं पर लिख दो, दैट इज 5:20, 5:20। हाँ, जो इंटर वाली बात जितनी जानते हैं उसी के आधार पे इसके कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। अब फिगर उगर सब हटा रहे हैं, चलो शुरुआत करो। देयरफॉर, याद रखो इंटरमीडिएट में x बार इज इक्वल टू m1x1, याद है m1x1 या m1x2 जैसा भी होता था, ये वापस देखना, ये है पहला सेंटर हमको पता है, ठीक। ये सेंटर मेरे पास था 0 0 0, ये वाला सेंटर हमको पता था, ये सेंटर हम लोग अभी अभी निकाले हुए हैं 12 20 9, 12 20 9, ठीक। और ये R1 है, ये कौन है? R2 है, ठीक। तो अगर याद हो तो M1 होता था तो x2 के साथ आता था, M1 x2 प्लस M2 x1 होल डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये इंटरनल डिवीजन का, यही एक्सटर्नल होता था तो ये साइन कैसा हो जाता था? माइनस का हो जाता था। अप्लाई करते हैं इसी फार्मूले को, चलो देखो, M1 x2, ठीक, प्लस M2 x1, यानी कि ये हो गया R1 × 12, ठीक, प्लस R2 × 0 इधर, और डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये रहा। दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, R1 5 है तो 12 पंचे 60, यहाँ लिख दे रहे हैं 5 × 12, पहला लिख दे रहे हैं, बाकी हम वैसे ही निकाल देंगे। और R2 मेरे पास कितना था? R2 20 था, 20 × 0 अपॉन 5 + 20, ठीक, implies that x बार इज इक्वल टू 12 पंचे 60, 20 5 25, 60/25, ठीक है। और 60/25 का मतलब कैंसिल आउट कर दो इसको, ठीक। तो ये आएगा, दिस इज इक्वल टू 12/5, 5 25, 12 पंचे 60, ठीक। सिमिलरली y, इसी तरीके से y बार इज इक्वल टू होता था वही R1 का मतलब 5 इंटू सेकेंड वाला 12 20 था तो इसका मतलब 20, और प्लस R2 का मतलब 20, और इधर तो सब 0 0 है, अपॉन, अब तो सीधे लिख सकते हैं 25, ठीक। ऐसे लिखने पे काटना आसान होगा इसका, देखो 5 1 के 5, 5 25, ठीक, क्योंकि इधर का फैक्टर 0 है, इससे अपना मतलब नहीं है। अच्छा, नीचे 5 आए, 5 1 के 5, 5 चौक 20, कट पिट करके 4 आया। इसी तरीके से जेड बार देख लो, जेड बार इज इक्वल टू 5 × 9 प्लस 20 × 0 अपॉन 25, ठीक, 9/5, सीधे 9/5। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अपने को मिल चुका है। देयरफॉर कैपिटल P इज
हाँ, पहला कितना था, 12/5, 4 और 9/5। 12/5, 4, 9/5, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना। इसी तरीके से अगर किताब में सवाल खोजना, किताब में हो सकता है एक्सटर्नल डिवीज़न का भी कोई न्यूमेरिकल मिल जाए ना, या एक्सटर्नल डिवीज़न तो हम लोग किए हुए हैं, इंटरनल डिवीज़न का कोई मिल जाए जिसमें अंदरूनी तौर पर दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हों। अगले वीडियो में टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे। बस थोड़े आर्टिकल और हैं स्फीयर में, उसके बाद स्फीयर ख़त्म हो जाएगा, कोन स्टार्ट किया जाएगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बचा हुआ है।